Good morning, everyone. Please check the audio video and reply. 11th class, please check the audio and video and reply. Yes, Palak. Good morning. Chirag and Sahil. Beta, please reply करो. My voice is audible or not? Please reply कर दो ग्रुप के अंदर so that we can start. तो लास्ट का जो लेक्चर था इट वाज बेसिकली ऑन मोशन इन वर्टिकल सर्कल और उसके मैंने केसेस भी तुमको करा दिए थे. ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 5 की, विच इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल. ठीक है, यूनिट 5. तो प्लीज नोट डाउन यूनिट 5 विच इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल. सिस्टम of particles and rotation. ठीक है, and rotation. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर. तो भाई सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है? देखो इस यूनिट 5 को हम दो कैटेगरीज में रखेंगे. पहली कैटेगरी आती है अपने पास में सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास में रोटेशन. सेकंड कैटेगरी आती है रोटेशन. तो पहले हम बात करने वाले सिस्टम ऑफ पार्टिकल की. सिस्टम ऑफ पार्टिकल है क्या एक्चुअली? तो देखो बेटा, पहला इसमें टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. देखो इसमें दो तरह के सिस्टम ऑफ पार्टिकल आते हैं. अभी तक जो भी हमने स्टडी किया उसमें हम लोग न्यूटन लॉस स्टडी करते थे या किसी बॉडी का मोशन स्टडी करते थे, वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे, प्रोजेक्टाइल था वगैरह वगैरह कुछ भी था. वहां पे जब भी हम बात करते थे तो हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते थे. हम लोग क्या बात करते थे? पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते थे. ठीक है, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है बेसिकली? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर सिंपली पॉइंट मास और सिंपली पॉइंट मास. एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ एक किताबी कंसेप्ट है. ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. रियल लाइफ में क्या होता है? पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है. एनी ऑब्जेक्ट कैन बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज अ सर्टेन कंडीशन व्हिच नीड टू बी सैटिस्फाइड. एक कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई होना कंपल्सरी है. वो क्या कंडीशन है? कि बॉडी का जो साइज है, बॉडी का जो क्या है साइज है, it should be very small as compared to the distance traveled by. मतलब कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक एरोप्लेन की या ट्रेन की बात कर लेते हैं, एक ट्रेन की बात करते हैं जिसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है? मान लो लेंथ इज 500 मीटर, जो कि ठीक ठाक लेंथ आती है. 500 मीटर की ट्रेन है. अगर ये ट्रेन मान लो लुधियाना से चल के मुंबई जाती है, ठीक है, ट्रेन लुधियाना चल के मुंबई जाती है, the train will be covering more than 1000 kilometers. ट्रेन जो कवर करेगी डिस्टेंस वो कितना होगा? more than 1000 kilometers. ठीक है, ऑन एन एवरेज मतलब रफ डाटा आपको बता रहा हूं, 1000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेन को कवर करना पड़ेगा अगर ट्रेन एलडीए से मुंबई जाती है. या ट्रेन या कोई प्लेन है, जैसे प्लेन तो लुधियाना से चलता नहीं है, तो प्लेन दिल्ली से लंदन जा रहा है या यूएसए जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? The distance traveled by the plane will be far greater as compared to the size of the plane or train. तो यहाँ पे 500 मीटर है और डिस्टेंस कितना है? 1000 है. तो this 500 मीटर is negligible as compared to 1000 किलोमीटर. समझ आ रही है बात? भाई ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1000 किलोमीटर और ट्रेन का खुद का साइज कितना है? 500 मीटर है या 1 किलोमीटर लगा दो. 1 किलोमीटर में से कोई ट्रेन होती नहीं है. ठीक है, 1 किलोमीटर काफी डिस्टेंस होता है. तो 500 मीटर की ट्रेन है, वैसे 500 मीटर की ट्रेन भी काफी लंबी चौड़ी ट्रेन हो जाएगी. तो ये ट्रेन की जो लेंथ है दिस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द 1000 किलोमीटर. सो वी विल कॉल ट्रेन एज पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी को तुम बोल सकते हो प्रोवाइडेड द डिस्टेंस मस्ट बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज. जैसे स्टार्स है, स्टार तो कितने नजर आते हैं? इतने. यहां से स्टार देखते हैं तो कितने नजर आते हैं? तो वी कैन टेक दो स्टार एज
पॉइंट मास से पॉइंट ऑब्जेक्ट, प्रोवाइडेड द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड स्टार, मी एंड स्टार वुड बी वेरी लार्ज, जो कि है स्टार हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, मेनी लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस। तो एक्चुअल में हम स्टार को पॉइंट मास से पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, बट इन रियलिटी दे आर नॉट पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट, दे अपीयर टू बी पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम बहुत दूर है उनसे या वो हमसे बहुत दूर है। क्लियर है? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट यही है, द डायमेंशन ऑफ द बॉडी शुड बी वेरी लार्ज, शुड बी वेरी स्मॉल सॉरी, एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। बॉडी का डायमेंशन बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। ऐसे केस में हम किसी भी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन शुड बी, डायमेंशन ऑफ बॉडी इज negligible as compared to the distance, as compared to the distance traveled, ठीक है, बाय। ये कंसेप्ट है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल बच्चे दो तरह से इसको देखते हैं, एक होता है डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल, डिस्क्रीट, और एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब होता है जितना भी हमने अब तक स्टडी किया वो सब डिस्क्रीट था। मतलब कि मैं एक ऐसे डिब्बा लेता हूं, मैंने एक डिब्बा लिया और इस डिब्बे में यहां पे मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स देखे, दीज आर दी पार्टिकल्स। ये कौन से पार्टिकल है? पॉइंट मास पार्टिकल। डू यू गेट इट? ये कैसे पार्टिकल्स होते हैं? पॉइंट पार्टिकल, दीज आर दी पॉइंट मास पार्टिकल्स, ठीक है, पॉइंट मास पार्टिकल्स। So this is called what? System of particle, and these particles are called discrete particles. What do you mean by discrete? Discrete का मतलब होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सके। जैसे कि 1 है, 1 2 3 4 5, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल। अब फर्स्ट पार्टिकल तुम तोड़ नहीं सकते, फर्स्ट पार्टिकल तुम तोड़ नहीं सकते। दिस इज फर्स्ट डिस्क्रीट पार्टिकल, second discrete particle, third discrete particle, 4 5 and so on. So number of particles are enclosed in this chamber, in this what you call system. अब इस कमरे के अंदर यहाँ पे कुर्सियां पड़ी हैं, इन कुर्सियों को तुम तोड़ नहीं सकते। This single chair is called the single particle। मान लो तो single chair is single particle। ऐसे बहुत सारे चेयर्स हैं तो बहुत सारे पार्टिकल हो गए। So this room is composed of so many particles। If this room contains number of particles, this room will be called system of particle। System of particle मतलब बहुत सारे पार्टिकल एक सिस्टम के अंदर, ठीक है। बट रियलिटी में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, जैसे कि एक बंदा एक डिब्बा है, उस डिब्बे को मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, ये डिब्बे के मास है 5 किलोग्राम, इस डिब्बे को मैंने फोर्स लगाई है 5 न्यूटन की। मैं कहता हूं कि भाई इसका एक्सेलरेशन निकालो, तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन ऐसे निकलेगा F डिवाइड बाय मास, न्यूटन सेकंड लॉ, क्लास 9th में सिंपली करते थे, F बाय m। तो जो ये कंसेप्ट लगाते हैं ना, एक डिब्बा है, उस डिब्बे का मास इतना है, डिब्बे का कुछ साइज होगा, तो आज से पहले हम लोग साइज वगैरह की बात नहीं करते थे। हम क्या करते थे, इस डिब्बे को ऐसे बनाते थे, ये डिब्बा है, इसका मास है 5 kg, ठीक है, और इस पे लगी है 5 न्यूटन की फोर्स। ये डिब्बा है, पॉइंट क्या है? डिब्बा है। हम उसका एक्चुअल साइज नहीं बनाते। तो जब हम उसका एक्चुअल साइज नहीं बनाते तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट मास कंसेप्ट का सहारा लेते हैं। तो हम उस डिब्बे को, ये जो भी एक्चुअल साइज बॉडी होती है, उसको हम पॉइंट मास के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी का मतलब होता है द डायग्राम विच इज फ्री फ्रॉम द एक्चुअल बॉडी, इसमें एक्चुअल बॉडी ही नहीं है। अब मान लो यहाँ पे कोई ट्रेन चल रही है, ऐसे क्वेश्चन उसमें है वेक्टर्स के अंदर और मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर। ट्रेन चल रही है, ट्रेन की स्पीड है कुछ, ठीक है, और एक और ट्रेन इसके बगल में चल रही है, तो एक ट्रेन की लेंथ कुछ और है, दूसरी की लेंथ कुछ और है।
तो वो कहता है कि इसकी रफ्तार अगर 100 है और इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर है, तो वो कहता है कि कितने टाइम के अंदर ये वाली ट्रेन इस पूरी ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। तो हम क्या करते हैं वहां पे, हम पूरी ट्रेन थोड़ी बनाते हैं पेपर के अंदर, हम ट्रेन को एक पॉइंट मास के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो पॉइंट मास का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पहले हम यही पढ़ते थे, ठीक है। और एक होता है कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल शेप्ड बॉडीज, एक्चुअल साइज बॉडीज। जैसे कि मान लो एक रॉड है, क्या है ये, एक रॉड है जिसके अंदर ये मैटर भरा पड़ा है। जैसे कि ये पेन है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ डस्टर। तो दिस पेन इज अ सॉलिड बॉडी, दिस पेन इज ए सॉलिड बॉडी एंड दिस इज कंटिन्यूअस इन नेचर। अगर मैं इसका बिल्कुल टुकड़े कर दूं, बिल्कुल छोटा पार्टिकल ले लूं, तो मैं बोलूं कि वो छोटा सा एक पार्टिकल जो है वो डिस्क्रीट पार्टिकल है। तो ऐसे बड़े सारे डिस्क्रीट पार्टिकल को जोड़ के क्या बनता है, कंटिन्यूअस बॉडी बनती है, कंटिन्यूअस बॉडी बनती है। अगर मैं इसका एटॉमिक लेवल बात करूं, तो दिस इज मेड अप ऑफ एटम। नॉट ओनली दिस, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो वो जो एटम्स हैं, एक एटम, दो एटम, ऐसे मिलियंस ऑफ एटम्स, और मिलियंस ऑफ एटम्स क्या है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर इन केमिस्ट्री। तो वो जो सिस्टम बनेगा, अगर हम एटॉमिक लेवल पे देखें, इसको सोच के देखें, तो वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होगा, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा। बट रियलिटी में ये बॉडी मुझे कैसे दिख रही है, सॉलिड दिख रही है। दिस बॉडी इज सॉलिड बॉडी, ये दीवारें सॉलिड दिख रही है, लोहे की कार खड़ी है बाहर, सॉलिड कार है, कंटिन्यूअसली है उसके अंदर, कोई ब्रेकेज नहीं है, कंटिन्यूअस बॉडी है। दिस इज कंटिन्यूअस बॉडी, इसमें कहीं पे तुमको कोई फ्रैक्शन नजर नहीं आने वाला। दिस इज कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस बॉडी है। तो एक्चुअल लाइफ में हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी के साथ में डील करने वाले हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक पॉइंट साइज है, एक पॉइंट पार्टिकल है, इसको मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया, तो इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर एक्सेलरेशन, लीनियर मोशन होगा। क्या होगा इसके अंदर, लीनियर, बोलो, लीनियर मोशन होगा। ये तो ना भाई, छोटा पॉइंट पार्टिकल है, उसका कोई शेप है नहीं एक्चुअल में, पॉइंट पार्टिकल है, उसको तुम चाहे जिस तरह से मर्जी फोर्स लगाओ, चाहे इधर से फोर्स लगाओ, चाहे यहां से लगाओ, चाहे यहां से लगाओ, जिस तरफ मर्जी फोर्स लगाओ, द पार्टिकल विल बी ओनली हैविंग लीनियर मोशन। अगर मैं एक पार्टिकल को फोर्स लगाता हूं, ठीक है, जैसे कि ये पार्टिकल है, अगर मैं इसको इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये इस तरफ जाएगा, अगर मैं इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे जाएगा, इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा, अगर ये पार्टिकल होता तो। बट रियलिटी में ये क्या है, ये कंटिन्यूअस बॉडी है, सॉलिड बॉडी है। फिजिक्स में इसका नाम है रिजिड बॉडी। क्या नाम है, रिजिड बॉडी। फिजिक्स में इसका कंसेप्ट समझो, रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब होता है सॉलिड, ठीक है। रिजिड बॉडी का मतलब होता है सॉलिड बॉडी, पत्थर है, ये डस्टर है, ये कुर्सी है, फर्श है, ठीक है, हमारी बोन्स हैं, ओके। तो ये क्या है, ये भी एक रिजिड बॉडी आती है, ओके। नाउ इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो हम उन पार्टिकल्स को एज ए टुगेदर देख रहे हैं, मतलब टुगेदर देख रहे हैं पार्टिकल को। जब पार्टिकल्स को हम एज टुगेदर देखते हैं तो वो सिस्टम क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। तो दो तरह के सिस्टम पार्टिकल है, वन इज द कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेकंड इज द डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल। डिस्क्रीट में सिंगल पार्टिकल्स को देखते हैं और कंटिन्यूटी में पूरी एंटायर बॉडी को देखते हैं। अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब पॉइंट पार्टिकल पे हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होती है, लीनियर मोशन होगी, लीनियर मोशन होगी, ठीक है। किस डायरेक्शन में लीनियर मोशन होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बट अब यहां समझो आप, अगर मैं इसको, इस पेन को यहां फोर्स लगाता हूं, ये फोर्स लगाई तो ये पेन देखो घूम गया, इस पॉइंट में मैंने फोर्स लगाई तो ये पेन जो है घूम गया। अब इस पेन के ऊपर यहां सरफेस पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इस पार्टिकल का मोशन कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, तो ये ऐसे घूमेगा। मतलब हर एक पार्टिकल का जो मोशन होने वाला है वो काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला है।
पर यहाँ पे मोशन कैसा था, सिर्फ लीनियर मोशन था। यहां मैंने फोर्स लगाया ऐसे घूमा, यहां फोर्स लगाया ऐसे घूमा, यहां फोर्स लगाया तो ये ऐसे घूमना शुरू हो गया, यहां लगाया ये घूमा। मतलब कि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफाइन करने वाला है कि पार्टिकल जो है, ये जो बॉडी है वो सीधा मूव करेगी या घूमेगी। इसीलिए चैप्टर का नाम है सिस्टम पार्टिकल प्लस रोटेशन। जब भी हम कॉन्टिन्यूस बॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पे लीनियर मोशन भी पॉसिबल होगा और रोटेशनल मोशन भी पॉसिबल होगा। लीनियर मोशन कब होगा, अगर मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच से फोर्स लगाऊं, अगर मैं सेंटर ऑफ मास, इसको बोलते हैं लोग, जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन आ रहा है, अगर हम सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा बच्चे, द बॉडी विल बी मूविंग लीनियरली। और अगर मैं सेंटर ऑफ मास से हटके फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी जो होगी वो घूमना शुरू करेगी। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दो टॉपिक्स हैं जो कि चैप्टर का कोर है, बेस है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये एक्चुअल साइज बॉडी है, ठीक है। दिस इज व्हाट अ रॉड, ठीक है। कोई स्टोन हो सकता है यहाँ पे, कुछ साइकिल है, एनीथिंग कुड बी, ठीक है। बस कंसेप्ट तो समझ लेना। अब यहाँ पे सिंगल पार्टिकल का मास है m1 m2, ये मास m1 m2 m3 एंड सो ऑन, और यहाँ पूरी बॉडी का मास है m। अगर मैं इसको छोटा छोटा पीस करूं, इतना छोटा सा पीस कर दूं, ये समझो, अगर मैं इसको ऐसे छोटा सा पीस में डिवाइड कर दूं तो ये छोटे सा पीस का जो मास होगा वो क्या होगा, वो होगा dm। कंसेप्ट पकड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, dm बोलेंगे। ऐसे यहाँ पे इसको डिवाइड कर दोगे, ये भी क्या होगा, ये भी होगा बेटा dm, ये भी dm। इसको डिवाइड कर दोगे ऐसे इतना पार्ट, ये भी dm। आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये dm, ठीक है, ये dm, d मतलब छोटा, d मतलब छोटा, तो dm ऐसे छोटे छोटे dm को तोड़ते जाओ, ये dm, पूरे dm को तोड़ते जाओ, what you will get? At last you will get a very small part of this, that is called elemental mass। ये dm बचा तुम्हारे पास में, and अब इसके बाद dm बचेगा। This dm is called elemental mass, नोट करो इसको, this is called elemental mass, dm। और अगर मुझे पूरी बॉडी को एज ए होल देखना है तो मैं dm को जोड़ दूंगा। What I will do? I will integrate dm इस तरह से मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा dm को, एंड व्हाट आई विल गेट टोटल मास। या फिर इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि इसका समेशन कर दिया dm का और अपने पास में क्या बन गया, टोटल मास बन गया। जैसे बच्चे देखो, अब जो कंसेप्ट ये आता है कि जो समेशन वर्ड है, समेशन वर्ड यूज करेंगे हम लोग डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, डिस्क्रीट के लिए, और इंटीग्रेशन वर्ड यूज करेंगे कंटिन्यूअस के लिए, ठीक है। ये जो है ये इसके लिए हो गया, और इसके लिए कंटिन्यूअस बॉडी के लिए इंटीग्रेशन। एक और चीज समझो, वो बहुत डिटेल में बता रहा हूं मैं, टाइम जितना मर्जी लगे, टाइम का कोई चक्कर नहीं है, डिटेल जरूरी है। ओके, देखो एक और चीज समझो, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि 1 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, एंड सो ऑन, ये क्या है, यू कैन काउंट 4 नंबर्स, 0 1 2 4 नंबर काउंट कर पा रहे हो, ठीक है, कर पा रहे हो, बहुत इजी है। अच्छा, तो ये होल नंबर हो गए, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज, जिनको हम एज ए होल काउंट करते हैं, बट अगर मैं देखूं 0 और 1 के बीच में कुछ आ रहा है, वो क्या है, वो है 0.1 0.2 0.3 0.4 देन 1 आएगा। So this is called continuity। और जब कंटिन्यूटी की बात करेंगे, इसकी मैथमेटिक्स है, मैथ की कंसेप्ट है, जो कि बताना जरूरी है यहाँ पे, और नहीं तो मैथ में तुम करोगे लिमिट एंड क्वांटिटी वगैरह पढ़ोगे, वहां पे आगे सारी चीजें। तो क्वांटिटी जब आएगी तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, और जब डिस्क्रीट की बारी आएगी तो हम समेशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द टोटल मास, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8,
और ये भागा ये 12 पार्टिकल है, 4 4 4 12 पार्टिकल हो गए। तो यहाँ पे ये लास्ट वाले का क्या हुआ मास m12 हो गया। मैं कहता हूँ सिस्टम में टोटल मास कितना, तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे कर लेते हैं, समेशन m n बोल देता हूँ, अगर n की वैल्यू होगी 1 2 जैसा ना नहीं, यहाँ पे ये m n की वैल्यू क्या है 12, 1 से लेकर 12 तक, तो ये क्या होगा एक्चुअली इसको ऐसे लिखने वाला हूं मैं m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड सो ऑन m12 तक। तो ये टोटल मास है। टोटल मास जब निकालना होगा डिस्क्रीट के लिए तो समेशन लगाना, अगर कंटीन्यूअस बॉडी के लिए लगाना है तो इंटीग्रेशन लगाना। ये कंटीन्यूअस बॉडी है, ठीक है। मान लो मैथ में कोई एक्सप्रेशन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है, मान लो से, ठीक है, ये चीज है। अब मैं कहता हूं कि हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हिच इज x स्क्वायर फॉर लिमिट x 0 to 2, x की वैल्यू 0 से 2 तक वेरी कर रही है, तो मैं कहता हूं इस फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो आप क्या करोगे, आप यहां पे लिखोगे x स्क्वायर dx और लिमिट टर्म करोगे x की वैल्यू 0 to 2। अब ये फंक्शन जो x स्क्वायर है मेरा, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन पढ़ी तुम लोगों ने, थोड़ी बहुत पढ़ी, चलो छोड़ो। तो यहाँ पे जो x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 और 2 के बीच में डिपेंड रहेगी बाय द इंटीग्रेशन मेथड। तो यहाँ पे 0 से 2 के बीच में हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, 0.1 0.2 0.3 सब कुछ काउंट होगा 10 2। बट यहाँ पे भी सिंपली काउंट 1 2 3। वी डू नॉट टॉक अबाउट कि 1 और 2 के बीच में क्या आने वाला है, वी डू नॉट टॉक 1 और 2 के बीच में 1.1 1.2 वगैरह आता है, वो इंटीग्रेशन में काउंट होगा। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा एक्यूरेट है। रियल लाइफ सिचुएशंस में कंटीन्यूअस बॉडीज होती हैं, ना कि डिस्क्रीट बॉडीज होती हैं। ओके, ये कंसेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करते हैं रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी क्या होती है इसका बताता हूं कंसेप्ट, फिर आगे बढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होती है आप देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी? तो सिस्टम पार्टिकल का बड़ा ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वगैरह तुम्हें मैं करा दूंगा, जो लोग लाइव क्लास देख रहे हैं उनको तो कराए हुए, बाकी लोगों को मैं ये लेक्चर वगैरह फॉरवर्ड कर दूंगा अगर होंगे तो। अगर नहीं, पुराने लेक्चर सारे डिलीट हो चुके हैं, ठीक है, मैं आपको करा दूंगा। तो रिजिड बॉडी क्या होती है बेटा? रिजिड बॉडी मतलब सॉलिड बॉडी, ठीक है, सॉलिड बॉडी। जैसे कि मान लो एक रॉड है, फॉर एग्जाम्पल रॉड, ब्रिक, ठीक है, चेयर, ये सब किसमें आती है? रिजिड बॉडी में काउंट कर लेते हैं। सॉलिड बॉडी, ये मार्कर क्या है? रिजिड है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन क्या होता है? ए बॉडी is called rigid if the distance between its constituent particles remain unchanged on application of force। मतलब कि मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर ये रिजिड कोई बॉडी है, इसके बीच में ये पार्टिकल्स हैं, और इनके बीच में डिस्टेंस है मान लो r1, इसके बीच का डिस्टेंस है r2, इसके बीच का डिस्टेंस है r3, इसके बीच का डिस्टेंस है r4 वगैरह वगैरह। अगर मैं इसको ऐसे कंप्रेस करता हूं, मैंने फोर्स लगाया, तो इसको कंप्रेस करने पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, तब उसको बोलते रिजिड बॉडी। मतलब कि मैं इसको ऐसे जोर से ऐसे प्रेस कर रहा हूं, तो इसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ बॉटम एंड पे पार्टिकल और ये फ्रंट एंड पे पार्टिकल,
इनके बीच की डिस्टेंस है वो बदल नहीं रही है। मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूं, मतलब ये टच से मस नहीं हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस मार्कर, ठीक है। या मेरे पास में दीवार है, तो दीवार को जितना मर्जी मैं मुक्का मारूं वो टूटने वाला नहीं है। या ब्रिक है, अगर मैं ब्रिक को क्रश करना चाहूं तो नहीं कर सकता। वही मेरे पास में अगर एक स्पॉन्ज बॉल है, उसको ऐसे स्क्वीज कर दूं तो वो स्क्वीज हो जाएगा, मतलब स्पॉन्ज बॉल के जो पार्टिकल्स हैं दे विल कम क्लोजर स्क्वीज करने पे। तो स्पॉन्ज बॉल विल नॉट बी कॉल्ड रिजिड बॉडी, ब्रिक विल बी कॉल्ड रिजिड बॉडी अप टू सम एक्सटेंट। अगर ब्रिक पे हथौड़ा मारो पड़ मिला कंप्रेस होगा, ब्रिक टूट जाएगा, ठीक है। दीवार है, दीवार पर थोड़ा मारो दीवार टूट जाएगी। लोहा है, लोहे पे जोर से थोड़ा मारो, जो ये होते हैं ना आयरन स्मिथ, तो क्या करते हैं लोहे को पीट पीट के उसका शेप बदलते हैं, तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बदलता है। माउंटेन रॉक जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, इग्नाइट रॉक, ग्रेनाइट मार्बल, वो काफी हार्ड बनाया जाता है, काफी हार्ड बनाया जाता है। उसको हथौड़े से तोड़ने में वो टूटता नहीं है, तो वो परफेक्ट टू रिजिड बॉडी है, नियर टू परफेक्ट रिजिड बॉडी। तो एक्चुअल में रिजिड बॉडी का डेफिनेशन फिजिक्स में ये होता है कि पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है, यहां मैंने पढ़ा है कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं, बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं जिससे बॉडी बनी हुई है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, ठीक है। तो सेल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में अगर डिस्टेंस फिक्स है, यानी R1 R2 R3 ये सब डिस्टेंसेस फिक्स है पार्टिकल के बीच में, तो हम बोलेंगे द बॉडी इज रिजिड। अगर डिस्टेंस वेरिएबल है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है फोर्स लगाने पे, तो बॉडी इज नॉन रिजिड। तो एक चीज समझ लेना, नो आइडियल और परफेक्ट रिजिड बॉडी एग्जिस्ट। कोई भी परफेक्ट या आइडियल रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, डायमंड को हम लोग नियर टू परफेक्ट रिजिड बॉडी बोल देते हैं, बिकॉज डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे जो डायमंड है ना, हाउएवर डायमंड कट्स डायमंड, सुना होगा ना, डायमंड जो है मुझे वो डायमंड को काट देता है, ठीक है। तो डायमंड भी परफेक्ट रिजिड नहीं है, बट इसको हम नियर टू परफेक्ट रिजिड बोल देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कंसेप्ट हो गया रिजिड बॉडी का। तो कोई भी एक्चुअल में रियल परफेक्ट रिजिड बॉडी होती नहीं। हाँ, डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए ये मार्कर है, ये कुर्सी है, ये ब्रिक है, ये लोहे की रॉड है, इनको हम रिजिड बॉडी बोल देते हैं बिकॉज सॉलिड है। पानी को हम रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे, ठीक है। लिक्विड को रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे बिकॉज लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। सोचो, ओके। तो रिजिड बॉडी का कंसेप्ट सिर्फ यही है, अगर उनके बीच का पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज है तो रिजिड नहीं है। अगर पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो रिजिड बॉडी नहीं है, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो रिजिड बॉडी है, ओके। अब दूसरी बात हम करने वाले हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की। अगला टॉपिक हमारा सेंटर ऑफ मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन 101% आता है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जरूर सुन रखा होगा आपने। सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जैसे नाम से समझ आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। मास का सेंटर बॉडी है, बॉडी का सेंटर पॉइंट जहां पे बॉडी का एंटायर मास कंसंट्रेट करता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस है, देखो मेरे पास में ये मार्कर है, क्या है ये, एक मार्कर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक बॉडी को यहाँ पे ऐसे, इस मार्कर को मैंने यहाँ पे ऐसे टिका दिया। देखो, अगर मैं इस मार्कर को यहां से पकड़ता हूं और इसको अगर छोड़ देता हूं तो ये मार्कर ऐसे गिर जाएगा। यहां से पकड़ता हूं तो अगर इधर से ढीला करता हूं मार्कर ये गिर गया। अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पे ऐसे देखूं, अगर ध्यान से देखो, ठीक है, इस मार्कर को अगर मैं यहाँ पे बैलेंस करना चाहूँ अपने उंगली पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ कहीं पे ऐसे बैलेंस कर पाऊंगा, ऐसे मिडल पे, ठीक है।
ये बैलेंस हो गया। तो दिस बैलेंसिंग पॉइंट वेयर द मार्कर गेट्स बैलेंस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं। थैंक यू। ठीक है, अगर मेरे पास आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो रोड पे चलते हैं लोग सर्कस वाले, तो वो हाथ में इतना डंडा लेके रखते हैं, वैसे वो बिना डंडे के वो चल नहीं सकते उसके ऊपर। रीजन, क्योंकि हमारी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमारे इस नेवल पॉइंट के आसपास होता है, नेवल पॉइंट के आसपास। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? नेवल पॉइंट के आसपास होता है। तो जब वो रॉड लेते हैं बड़ी सी, तो वो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के साथ में बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर हमारी बॉडी इस तरफ गिरती है तो हम क्या करते हैं, रॉड को इधर झुका लेते हैं। कभी सोचना आप इसके बारे में, करना मत गलती से भी, बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर मेरी बॉडी इस तरफ गिर रही है तो मैं रॉड को इस तरफ झुका दूंगा, तो व्हाट विल हैपन, मेरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास इधर गया और रॉड का सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, इधर और इधर बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो कितना मैं इस तरफ गिर रहा हूं, जितना मैं ज्यादा इस तरफ गिरूंगा मैं रॉड का वेट उस तरफ ज्यादा कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो रॉड है मुझे अपनी तरफ खींचेगी। फिर मैं इधर गिरना शुरू हो गया तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ रॉड कर दूंगा। तो इस तरह से मैं अपने आप को ऐसे बैलेंस करूंगा विद द हेल्प ऑफ रॉड। तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग दी बॉडी विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास और सिंपली सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होंगे फॉर मैक्सिमम केसेस। कुछ केसेस में डिफरेंट होते हैं, मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन दिस चैप्टर, बट ज्यादातर केसेस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पे लाई करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, इट इज ए बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ ए बॉडी। सिंपल लैंग्वेज में इसको ये लिखते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? और हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, आपकी बुक वगैरह में ऐसे डिफाइन किया हुआ है, इट इज बेसिकली ए पॉइंट मे बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर द एंटायर मास of the body is supposed to be concentrated। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों है, why do we need to study the center of mass and how do we calculate the position of center of mass? So I will tell you the derivation part, I will tell you the numerical part। अच्छा, numerical part ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, डेरिवेशन वगैरह तो बोरिंग होने वाला है, बट ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं इसलिए हमें वो भी करना पड़ेगा, बट जो numerical part है दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग पॉइंट है और ये एक पॉइंट है बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जहां पे एंटायर मास इज सपोज टू एक्ट। ठीक है, अब हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। तो देखो प्रैक्टिकल तरीके से जो विजुअलाइजेशन रहती है, तो मैंने अभी आपको ये मार्कर जो है अपनी फिंगर टिप के ऊपर ऐसे बैलेंस करके दिखाया था। ठीक है, अगर थोड़ा लेंथी होता तो जल्दी बैलेंस कर लेते हैं हम इसको, है ना, और ये सिलेंड्रिकल है इसलिए फिसल भी जाता है। ठीक है, ये डस्टर है। ठीक है, अगर मैं डस्टर को यहाँ कहीं पर रख दिया तो ये डस्टर बैलेंस हो गया। ठीक है, ये डस्टर बैलेंस हो गया, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे है, बिल्कुल बिल्कुल इसके बीचों बीच, कैन यू फील इट, और यहीं पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करता हूँ, इस तरफ लेकर गया, ये लो गिर गया, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको इसके सेंटर ऑफ मास पर लोकेट नहीं करूंगा या उस पॉइंट पे इसको पकड़ूंगा नहीं तो ये गिर जाएगा, मतलब इट विल नॉट बी एबल टू बैलेंस इटसेल्फ। हम लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, टू व्हीलर, तो क्या होता है, इट इज ऑल अबाउट द बैलेंसिंग द बॉडी, आवर बॉडी एंड द साइकिल विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ठीक है, एक नया बच्चा है जिसको साइकिल नहीं आती तो उसको सेंटर ऑफ मास की बैलेंसिंग नहीं आती, तो वो साइकिल का सेंटर ऑफ मास कहीं और होता है और अपनी बॉडी का सेंटर ऑफ मास को एडजस्ट नहीं करता।
मतलब वो चला रहा है तो साइकिल जैसे चल रही है वैसे वो भी चल रहा है, लेकिन जब हम चलाते हैं तो साइकिल को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, साइकिल हमारी गिरते नहीं है। रीजन क्योंकि हम अपनी बॉडी का सेंटर ऑफ मास एडजस्ट करना सीख जाते हैं। साइकिल अगर इधर जा रही है तो हम अपनी बॉडी को इस तरफ कर लेते हैं, कभी फील करना है इस चीज को, हम इस चीज को नोटिस नहीं करते साइकिल चलाते वक्त, लेकिन एक्चुअली वी डू। अगर हम बिल्कुल अलर्ट होकर ना चलाएं, एक शराबी होता है उससे साइकिल नहीं चलती, नहीं चला पाता, जिसने बहुत ड्रिंक कर रखी हो। क्यों? क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करने में डिसेबल हो जाता है, इसलिए वो गिर जाता है। और जब हम कॉन्शियस रहते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम सेंटर ऑफ मास को बैलेंस ऑटोमेटिकली करता रहता है। बच्चा जो है, बच्चे को सारी चीज नहीं है, बच्चे ने कभी किया नहीं हुआ है, इसलिए वो शराबी गिर रही है, लेकिन धीरे धीरे विद प्रैक्टिस वो सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करना सीख जाता है और फिर साइकिल भागती है। ठीक है, मेरी बेटी जो है वो 2 दिन में साइकिल सीख गई, अब वो चला लेती है। ठीक है, तो उसको फिजिक्स सिखाई मैंने। तो यहाँ पे हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो एक तो ये प्रैक्टिकल तरीका जो मैंने आपके सामने में करके दिखाया कि जजमेंट से, अगर बॉडी रेगुलर शेप की है, इफ बॉडी इज ऑफ रेगुलर शेप, मतलब कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, COM लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। जैसा ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब क्या हुआ, बॉडी की जो ज्योमेट्री है अगर वो रेगुलर ज्योमेट्री है तो उसके बिल्कुल सेंटर पे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं ये रॉड है जो कि यूनिफॉर्म लेंथ है इसकी एंड यूनिफॉर्म शेप है इसकी एंड मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म क्या लिखा मैंने यहां पे, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं यहां पे मास ज्यादा है यहां पे कम है, मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, यानी m पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल वर्टिकली, अगर हम इसको ऐसे काट दें बिल्कुल बीचों बीच से, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा, दिस इज व्हाट COM। यानी कि अगर ये रॉड की लेंथ पूरी L है, ठीक है, तो ये L/2 होगा और ये वाला भी L/2 होगा, यानी बिल्कुल बीचों बीच लाएंगे। समझ पा रहे हो? ये वर्टिकल में कट कर दिया। अगर मेरे पास में केस 1 हो गया, केस नंबर 2, अगर मेरे पास में ये चीज है, मान लो कि एक मास है m और यहां पे दूसरा मास है m, दोनों आइडेंटिकल है और इनके बीच की दूरी है d। क्या दूरी है इनके बीच की? d इनके बीच की दूरी है। तो मैं कहता हूं वेयर डू यू फाइंड सेंटर ऑफ मास? बोलो, सेंटर ऑफ मास कहां होगा? जस्ट इन बिटवीन। व्हाई इन बिटवीन? क्योंकि बॉडीज आर सिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है, बॉडी सिमेट्रिकल है, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आ जाएगा। अब एक चीज समझो, ये तो सॉलिड रॉड है, कंटिन्यूअस रॉड है, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास इनसाइड लाई कर रहा है और यहां पे 2 पार्टिकल्स हैं, 2 बॉल्स हैं, ऐसे 2 बॉल्स हैं जो कि अलग अलग है। तो इन दोनों बॉल्स का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इनके बिल्कुल बीचों बीच। अब ये जो बीचों बीच वाला पोर्शन है, यहां पे कोई बॉडी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास इज लाइंग आउटसाइड द बॉडी। समझारे बात? सेंटर ऑफ मास इज लाइंग आउटसाइड द बॉडी। अगर कोई रिंग है, तो आपको पता है रिंग जो कड़ा होता है, जो हम डालते हैं कड़ा हाथों के अंदर, जो हमारा कड़ा होता है बच्चे, कड़े में सारा मास कहां पे होता है? ये कड़े में मास होता है। दिस इज द मास लोकेशन, ये मास है। तो इस कड़े का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर, वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल, इसको ऐसे कट कर दो, ये हुआ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग और वर्टिकल, पंजाबी में इसको कड़ा बोलते हैं। तो ये जो है ना सेंटर ऑफ मास ऑफ कड़ा इज लाइंग बेसिकली आउटसाइड।
दिस इज द इंटीरियर, दिस इज इनसाइड। ये कहां पे है? ये वाला जो खाली पोर्शन है, ये और ये बाहर तो है यार। तो हमारा कड़ा होता है, कड़े में मास कहां पे होता है? सर्कमफ्रेंस पे होता है। तो ये अंदर खाली और इसके बाहर भी खाली। सेंटर ऑफ मास कहां पे है? सेंटर ऑफ मास इज आउटसाइड द कड़ा। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इज इट पॉसिबल फॉर सेंटर ऑफ मास टू लाई आउटसाइड? तो आंसर इज यस। इसलिए मैंने डेफिनेशन बोल दिया, इट मे बी इनसाइड और इट मे बी आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, यहां पे COM फॉर रिंग इज आउटसाइड, COM लाइज आउटसाइड। अभी मैं बताता हूं कि इसकी जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी सेंटर ऑफ मास। एक बात तो समझ आती है कि बैलेंसिंग पॉइंट है, बैलेंसिंग पॉइंट तो यस कहीं ना कहीं पे स्टडी करना जरूरी बन जाता है कि हमें बैलेंसिंग पॉइंट को पता ही होना चाहिए। दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सेंटर ऑफ मास का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो रेगुलर साइज जब बॉडीज होंगी तो हम क्या करेंगे? उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालेंगे। ठीक है, और जहां ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा सेंटर ऑफ मास वहां लाई करेगा। बट व्हाट हैपेंस इफ द बॉडी इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन? यानी कि अब यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि M डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म और सिंपली इज कॉल्ड इर्रेगुलर बॉडीज, इर्रेगुलर बॉडीज। ठीक है, जब बॉडी का शेप कैसा हो जाए, इर्रेगुलर हो जाए, तब कैसे निकालेंगे? आओ देखते हैं तब कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। तो इर्रेगुलर बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास निकालने का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है? तो हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे बेटे कंसेप्ट ऑफ द इंटीग्रेशन। मान लो ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है जहां पे M/L इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट है। यहां मास कम है, यहां मास ज्यादा 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 और बहुत ज्यादा। अगर ये रॉड इधर से मोटा और इधर से पतला हो तो क्या ये मिडिल पे बैलेंस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे वो सीसॉ देखते हो ना, झूले, एक तरफ हल्का बंदा बिठा दो, एक तरफ भारा बंदा बिठा दो, तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? जो भारा बंदा है उसकी तरफ झुका रहेगा, मतलब जो सीसॉ है इट विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट भारा बंदा। अगर उसको बैलेंस करना है तो व्हाट हैज टू बी डन? क्या करना पड़ेगा? उस भारे बंदे को थोड़ा पास में आना पड़ेगा, या फिर इस तरफ वेट बढ़ाओ। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा? अब इस केस में सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे होगा। दिस इज द सेंटर ऑफ मास रफली। मतलब कि ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? we will find a point या we will suspend the body with the help of a thread। हम क्या करेंगे? इस बॉडी को ऐसे सस्पेंड करेंगे। अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास सस्पेंड कर दूंगा तो ना ये इधर झुकेगा ना ये इधर झुकेगा, और अगर मैंने इसको यहां से बांध दिया तो व्हाट विल हैपन? ये हो जाएगा। अगर मैंने इसको इधर से बांधा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पे ये बिल्कुल ऐसे वर्टिकली ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन की बात है, अगर आप घर पे कोई ऐसा यूनिफॉर्म लेंथ का रॉड है उसको अगर ऐसे रखें एक तरफ, या फिर एक काम करना, एक डंडी लेना है ना, उस डंडी पे एक तरफ छोटा सा प्याज उसके अंदर वो कर देना है ना, छोटा सा प्याज, या एक पिंग पोंग बॉल आती है, उस पिंग पोंग बॉल को ऐसे उसके अंदर फंसा देना। ठीक है, तो आप देखना कि जो पिंग पोंग बॉल है उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि मिडल में नहीं आने वाला। जिस तरफ भार ज्यादा होगा आपको अपनी उंगली को उस तरफ ज्यादा झुकाना पड़ेगा। समझ रहे हो? यानी कि सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा, यानी दिस इज कॉल्ड आवर हेवियर साइड, और ये वाला कौन सा है? सर लाइटर साइड है, हल्की साइड है, लाइटर साइड। तो यहां से क्लियरली होता है, शिफ्ट नोट यहां से निकलता है कि COM शिफ्ट्स टुवर्ड्स द हेवियर part of the body। जस्ट फील इट। प्रैक्टिकल है, कोई तुक्के वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल है, एंड इसको न्यूमेरिकली मैं प्रूव भी कर दूंगा।
101% प्रूव कर दूंगा, बट नॉट टुडे। आज न्यूमेरिकल पार्ट नहीं, आज खाली बस इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है। जस्ट फील करो। अब सेंटर ऑफ मास की भाई इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक, हम इसको पढ़ रहे हैं। देखो इसका मतलब हम इसको पढ़ने की जरूरत क्या है। देखो अगर सेंटर ऑफ मास की स्टडी ना करें हम लोग, तो हम लोग न्यूटन के जो लॉ है ना उनको कभी लगा ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं लगा पाएंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ COM, इंपॉर्टेंस ऑफ COM, तो क्या होगा इंपॉर्टेंस? टू वैलिडेट और अप्लाई NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ऐसे लिखते इसको NLOM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसको अप्लाई, इसको वैलिडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास को लगाएंगे। अब देखो मेरे पास में एक व्हील है, पहिया है, रोलर है, ये ना ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। एक व्हील है, ठीक है, और ये ऐसे घूम रहा है। अब व्हील क्या है, व्हील इज ए कंटिन्यूअस शेप बॉडी है, व्हील क्या है, कंटिन्यूअस शेप की बॉडी है। अब जो ये व्हील है, चल ये जो व्हील है, इस व्हील के ऊपर ऐसे सरफेस पे बहुत सारे पार्टिकल्स होने वाले हैं, बोलो ये सब यहाँ पार्टिकल्स होने वाले हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये व्हील जो है, ये व्हील आगे भी बढ़ रहा है वेलोसिटी, ये व्हील जब होता है बेटा, व्हील आगे भी बढ़ेगा एंड साथ साथ वो ऐसे गोल गोल घूमेगा, यानी आगे बढ़ रहा है और ये रोल भी कर रहा है। इसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशन व्हील की और लीनियर मोशन, इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं इसको, रोलिंग मोशन। यानी जो रोलिंग क्या हुआ, इट इज लीनियर मोशन प्लस रोटेशन मोशन, इसका कॉम्बिनेशन रोटेशनल मोशन, इसको याद रखो। अब अगर ये पार्टिकल का मोशन देखें तो ये पार्टिकल का मोशन ये होगा, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी देखें, इसकी वेलोसिटी ये होगी, इसकी देखें तो इसकी ये होगी, इसकी देखो तो इसकी ये होगी, इसकी ये होगी। हर पार्टिकल की जो सरफेस वेलोसिटी है वो अलग अलग है, अलग अलग है ना। अगर मैं इसका मोशन स्टडी करूं, इन पार्टिकल का मोशन ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल ऐसे, अजीब सा मोशन है, अजीब सा मोशन है। तो हम यहां पे अगर मुझे यहाँ पे मोमेंटम निकालना है इसका बॉडी का, तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। लेकिन ये क्या है, ये किसका मास है, किसकी वेलोसिटी, किसकी मोमेंटम है, तो ये पूरी बॉडी का मास है, पूरी बॉडी का मोमेंटम है, पूरी बॉडी का वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, ये क्या सी वेलोसिटी होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास, ये COM। तो जब ये डिफरेंट पार्टिकल है, इनका मोशन स्टडी करना हमारे बस की बात नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम एक सेंटर ऑफ मास देखते हैं बॉडी के अंदर, उसको स्टडी कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास को स्टडी कर लेते हैं कि उसका एक्सेलरेशन कैसा है, उसका मोमेंटम कैसा है। और जब सेंटर ऑफ मास की स्टडी कर लेते हैं, फिर न्यूटन लॉ लगाना आसान हो जाता है। सिमिलरली हम ये करते हैं ना, F net is equal to mass into acceleration। ये जो एक्सेलरेशन होती है, किसकी एक्सेलरेशन होती है, सेंटर ऑफ मास की होती है। जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये तो ये यहाँ पे A जो है वो सेंटर ऑफ मास तक होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, ये इंडिविजुअल पार्टिकल का नहीं होता, सेंटर ऑफ मास। तो देखो अभी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सेलरेशन निकाल दिया, वेलोसिटी निकाल दिया, that means you will be able to describe the motion of the body। तो सेंटर ऑफ मास इतना इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल पार्टिकल को स्टडी करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और हमें क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। we will not be able to find V1, V2, V3 and V4 डिफरेंट पार्टिकल। यहाँ तो खाली सरफेस के पार्टिकल है ना, इसके अंदर भी पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे, उनका क्या, तो सोचो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट किया हुआ मान लेते हैं। जस्ट एज्यूम कि पूरी बॉडी का मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा, और उस पॉइंट का ही मोशन स्टडी करते हैं और उस पॉइंट पे ही न्यूटन के लॉ को अप्लाई करते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग
जो रिजल्ट हमारे पास में आता है वो सेम रिजल्ट आता है अगर हम सिंगल बॉडीज की स्टडी करें तो, सिंगल पार्टिकल स्टडी करें तो, यानी सिंगल पार्टिकल की स्टडी करें उनका ओवरऑल इफेक्ट 100 पार्टिकल का जो ओवरऑल इफेक्ट है और इधर एक पार्टिकल जिसको सेंटर ऑफ मास पार्टिकल बोलेंगे उसका इफेक्ट सेम आएगा। तो हम 100 की स्टडी क्यों करें, हम एक ही स्टडी करते हैं। तो उस एक ही स्टडी को करने के लिए हम बॉडी के अंदर या बाहर क्या लोकेट करते हैं, सेंटर ऑफ मास लोकेट करते हैं। है टोटली इमेजिनरी कंसेप्ट, सेंटर ऑफ मास टोटली इमेजिनरी है बट इसका इफेक्ट 101% रियल है। सेंटर ऑफ मास इमेजिनरी है लेकिन इसका इफेक्ट 101% रियल है। तुम्हारे सामने भी मैंने डेमोंस्ट्रेशन की है, पेन को बैलेंस किया, तो है तो इमेजिनरी बट है रियल, कंसेप्ट इसका रियल है, मतलब इफेक्ट रियल है। आपको लग रहा होगा क्या बातें बोल रहे हो बट ये एक्चुअल में है ऐसा, ठीक है। तो इस चीजें नोट कर लेना। तो यहाँ पे जो ये हम स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास की स्टडी करेंगे। ओके, ये तो एक एग्जाम्पल होगी, इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, एनी क्वेश्चन? बड़ा अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, आगे कल करेंगे, आगे करेंगे बिकॉज आगे अब डेरिवेशन पार्ट आ जाता है। डेरिवेशन पार्ट डिस्क्रिप्शन सारी दे दी मैंने, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद में सेंटर ऑफ मास को निकालना कैसे मैथमेटिकली, ऐसे तो मैंने बता दिया जजमेंट के साथ में, लेकिन हमें जजमेंट थोड़ी लगानी है, हमें तो लगाना है एग्जैक्ट वैल्यू पता लगानी है कि एग्जैक्टली कहां पे लाई करेगा, एग्जैक्टली कहां पे लाई करेगा। जैसे सिमेट्रिकल बॉडी है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और बिल्कुल यूनिफॉर्म मास पर लेंथ है, यूनिफॉर्मिटी है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल 5 सेंटीमीटर पे मिडल पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। और इस बात को मैं कल के लेक्चर में प्रूव करूंगा कि सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकल बॉडीज में बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी होगी तो वो कैसे निकालना है वो भी तो बताऊंगा। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन